वर्ग 7 विषय विज्ञान अध्याय 1 जल और जंगल पढ़ेंगे। तो आप लोग जल और जंगल के बारे में तो जानते ही होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ जल के बारे में पढ़ेंगे और जंगल नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जंगल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल के बारे में। तो आप लोग जल तो जानते ही होंगे, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है। जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जल को कहा जाता है जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। हमारे प्रतिदिन के जितने भी कार्य होते हैं, लगभग ज़्यादातर कामों में जल का ही इस्तेमाल होता है। हम लोग सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो जल है। जल से सुबह का सारा क्रिया करते हैं, नहाना, ब्रश करना, फिर खाना खाना, फिर उठते ही जल का प्रयोग शुरू कर देते हैं। नहाने में, कपड़ा साफ करने में, खाना बनाने में, घर की सफाई करने में, खेतों की सिंचाई करने में, लगभग अधिकांश कामों में पानी का ही उपयोग हम लोग करते हैं। इसीलिए जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। और एक बात ध्यान देने योग्य है, हम लोग पानी के महत्व को समझते नहीं हैं। पानी तो इस पृथ्वी पे बहुत सारा है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में है। हमारे पृथ्वी पर लगभग 75% हिस्सा पे पानी है और 25% पे ही हम लोग स्थल स्थान है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बाकी सारा जगह समुद्र ही है। फिर भी पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। इसलिए पानी का उपयोग भी हम लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। नहीं तो आगे चल के जल का दिक्कत सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। और वर्तमान समय में भी बहुत जगहों पे पानी की दिक्कत होती रहती है। देखिए, हम लोग भोजन के बिना तो बहुत दिनों तक, लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना मुश्किल से 1 सप्ताह तक ही जीवित रह पाएंगे। इसलिए जल को बहुत ही सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या आपने कभी, देखते हैं अपने पुस्तक में, क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थानों पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी पे, अखबार में, पोस्टर आदि की सहायता से विज्ञापन दिए जाते हैं। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। पता है ना आप लोगों को? 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। हमारे विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किया जाता है? जल के संरक्षण के लिए इसलिए किया जाता है, जल के संरक्षण के लिए किया जाता है क्योंकि जल तो सीमित मात्रा में है। अगर यूं ही हम उसे बर्बाद करते रहें तो वो दिन दूर नहीं है कि जल जो है पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा और हम लोग प्यास के मारे मर जाएंगे। और पानी के बिना क्या क्या दिक्कत हो सकती है यह हम सभी को पता है। कुछ स्थानों पर जल की अधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल के सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना
कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को तो जल का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें जल का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और खासकर बड़े बड़े शहरों में तो और ज़्यादा ही। दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, गुजरात, ये सब जगहों पे पानी की कमी हमेशा बनी रहती है, और खासकर गर्मी के समय में यहाँ तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि लोग घंटों लाइन में खड़ा होके पानी को, जल को लेते हैं और ड्रम में भर के रखते हैं और उसी का इस्तेमाल 2 दिन 3 दिन करते हैं। और हम लोग देखिए पानी का कितना बर्बादी करते हैं। अपने वो क्या बोलते हैं, हैंड पंप पर जाते हैं तो पहले 1 बाल्टी पानी तो बर्बाद ही कर देते हैं, उसके बाद उसमें 1 गिलास लेके पी लेते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, जमीन का क्या हाल हो गया है, पानी के बिना फट रहा है। इसमें कोई भी फसल हम लगाएंगे वो फसल तैयार होगा ही नहीं। और यहाँ एक क्रियाकलाप है, जल के लिए जनता का संघर्ष और उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। तो हमने आपको बता ही दिया है, जल की कमी होती है तो क्या क्या कैसे लोग जीवन जीते हैं। 1-1 घंटा लाइन में खड़ा रहते हैं, फिर पानी मिलता है, उसी पानी को 2-4 दिन तक इस्तेमाल करते रहते हैं। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृद जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को पढ़कर समझे। यहाँ जो ये मृद जल है, मृद जल का मतलब होता है पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी। हमारे पृथ्वी पर जितना जल का मात्रा उपलब्ध है उसमें पीने योग्य पानी कितना है, उसी को इस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें ये बाल्टी के पानी को मान लिया गया है पृथ्वी के टोटल पानी को, और इसमें 20 लीटर है जो पृथ्वी पर कुल पानी को दर्शा रहा है। दूसरा एक छोटा सा मग ले लिया है जिसमें इससे 500 ml पानी निकालकर इसको मृद जल बनाया गया है। मतलब 20 लीटर में 500 ml ही पानी मृद जल है। और आगे देखिए, इस 500 ml में भी 2 प्रकार के जल है। एक जल तो है आपको यहाँ पे जो हमारे नदी में, पहाड़ पर जो बर्फ होता है, झरना में, तालाब में, वो पानी है। और यहाँ जो 150 ml दर्शाया जा रहा है, ये भौम जल है जो हमारे पृथ्वी के अंदर का जल है। ये हमको ये दर्शा रहा है। चलिए इसको और आगे हम एक उदाहरण से और हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो गोला बनाया हुआ है, यह गोला हमारे पृथ्वी के टोटल जल को दर्शा रहा है। तो मान लीजिए ये पूरा जो गोलाई है 100% है, 100 को हम लोग 100 मान लेते हैं। तो 100 में से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग, ये 97% है जो कि खारा पानी है, और वो समुद्र का पानी खारा होता है, वही ये समुद्र का पानी। और इसमें भी इससे 2 टुकड़ा और अलग निकला है, एक मृद जल और एक भौम जल। तो मृद जल वो होता है जो नदी, तालाब, ग्लेशियर वगैरह में होते हैं, और वो है। और ये भौम जल है जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं और ये हम लोग उपयोग में है लाते हैं। तो ये मृद जल जो है, जो ग्लेशियर, झरना, नदी, पहाड़ पे है, ये इसका अनुपात लगभग 0.6 है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस जल चक्र के बारे में। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों की संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम के सही शब्द लिखिए। ये जल चक्र है, हमने पिछले कक्षा में भी पढ़ा था इसको। अब इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं
और ये जो है ये सब उल्टा सीधा लिखा गया है, इसको हम लोग सही क्रम में बैठाना है और सही शब्द बनाना है। इजम भौल ये क्या है, इसका मतलब समझ में नहीं आता है, तो इसको हम लोग सीधा करते हैं, तो ये हो जाता है भौम जल, भौम जल। दूसरा है ये है वाष्प, दूसरा है वाष्प। तीसरा नंबर जो है संघनन, तीसरा जो है संघनन। चौथा जो है बादल है। पांचवा जो है वाष्पोत्सर्जन है और छठा जो है वर्षा है। तो जान गए हम लोग ये। अब इसमें देखते हैं ये जो दिखा रहा है एक नंबर जो दिखा रहा है ये हमारा भौम जल है, जो मिट्टी के परत उसके बाद चट्टानों के बीच में जो पीने योग्य पानी है वो जमा होता है, वो यहाँ। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो दिख रहा है ये समुद्र है, समुद्र है। और यहाँ जो 2 नंबर है या ये ऊपर की ओर जा रहा है ये ब्लू लाइन, ये हमारा वाष्प। पानी जब गर्म होता है तो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके फिर ये संघनन बनता है, फिर ये पानी के रूप में बन जाता है। छोटा छोटा बादल जो हम कभी कभी आसमान में भी देखते रहते हैं, तो ये हो गया संघनन। अब चौथा नंबर बादल। हम लोग हमेशा देखते हैं बादल को और जानते भी हैं, इसी कारण से बारिश होती है। तो ये संघनन जो है ये बढ़ते बढ़ते ये वाष्प बनता है और ये संघनन की संख्या बढ़ते बढ़ते और ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है। एक जगह जब इकट्ठा हो जाता है तो ये बादल बन जाता है। बादल जब बन जाता है तो इसका भार, बहुत सारा बादल एक साथ, बहुत सारा संघनन एक साथ हो जाता है, तो बादल का भार अधिक हो जाता है, तो वो फिर टूटने लगता है। वही टूट के बारिश के रूप में हमें नीचे पानी बन जाता है, पानी के रूप में बारिश होने लगता है। चौथा नंबर तो ये हो गया। फिर देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। यही से ऊपर ये देखिए। और फिर यहाँ छठा देखते हैं, छठा वाष्प है। छठा जो है वाष्प है। ये वाष्प जो है ये फिर ये पेड़ पौधा से, यहाँ से जमीन पर जो पानी वानी गिरता है उससे बन के फिर यहाँ बादल में जाके भी मिल जाता है और इधर समुद्र से भी जाके मिल जाता है और ये सब मिलके तब यही बारिश होता है। और एक तरफ से हम लोग पानी यूज करते हैं, फिर पानी जो है वाष्प बनता है, वाष्प बन के संघनन बन के बादल, अब बादल बन के फिर पानी। यही हमारा जल चक्र है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। ये जल चक्र मेरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें दिया हुआ है जल के 3 रूप होते हैं। पता है जल के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं पता है? जल के 3 रूप होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है गैस और तीसरा होता है द्रव। ठोस जल देखे हैं कहीं पे? ठोस जल वही होता है जो पहाड़ों पे जमा हुआ रहता है, बर्फ। पहाड़ों पे, नदियों में, जम्मू कश्मीर में चल जाइएगा तो वहाँ झील भी जमा हुआ रहता है बर्फ की तरह। तो ये जो जमा हुआ बर्फ के आकार में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ठोस जल। दूसरा होता है गैस देखे हैं? गैस, जल को गैस के रूप में, पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं और वो वाष्प बन के ऊपर की ओर जाता है तो वो जल का गैस रूप होता है, जल का गैस रूप होता है। और तीसरा जो हम लोग उपयोग करते हैं द्रव मतलब द्रव रूप में होता है पानी, जल, जिसको हम लोग यूज करते हैं। द्रव अवस्था में कहाँ कहाँ पानी होता है? महासागरों में, झीलों में, नदियों में। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है भौम जल, जो जमीन के अंदर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल की यही तीनों अवस्थाएं हैं
तीनों अवस्थाएं हैं जो सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। यही तीनों रूप के कारण हमारा जल जो है पृथ्वी पर अभी तक बना हुआ है, नहीं तो कब का समाप्त हो जाता। बर्फ है, बर्फ पिघलता है, पानी बनता है, पानी से फिर वाष्प बनता है, वाष्प से फिर बादल बनता है और बादल से फिर बारिश होती है। यही जल चक्र के कारण हमारे पृथ्वी पर अभी तक पानी बना हुआ है। चलिए आगे एक हम आपको कार्य बताते हैं, वो कार्य हमको करके आप लोग दिखाइए। आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग ये हमको बताइए कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना जल का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में कितना जल का उपयोग करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और दूसरा प्रश्न है, और वो जल जो उपयोग में लोग लाते हैं उनका स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से वो लोग लाते हैं उस जल को। नदी से लाते हैं, चापाकल से लाते हैं या नल के माध्यम से लाते हैं। ये आप लोग दो क्वेश्चन हैं, इसे करके हमको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए आप लोग, कैसे ये महिला जो है सर पे मटका रख के इसमें पानी ला रही है। आप लोग फिल्म वगैरह में भी कहीं कहीं देखते होंगे कि पानी कैसे पहले लोग मटका में भर के लाते थे। यही यहाँ लिखा हुआ है। लीजिए, जल प्रायः जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों से काफी दूर पर होती है, वहां से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुएं, नलकूप अथवा हैंड पंपों से जल प्राप्त करते हैं। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? कुआं का जल, नलकूप का जल, हैंड पंप का जल कहाँ से आता है? आप लोग तो देखे होंगे ना, चापाकल का जो जल होता है वो कहाँ से आता है? जमीन के अंदर से आता है। जो जल जमीन के अंदर से आता है उसे हम लोग भौम जल बोलते हैं, भूमिगत जल। यहाँ पर वही भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या आपने कभी चापाकल अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है? क्या आपने कहीं हौज, टंकी आदि के लिए गड्ढा बनते देखा है? आप ध्यान दीजिए कि यह गड्ढा एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूप अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती? जो चापाकल हम लोगों के यहाँ जमीन के अंदर नीचे जाता है पाइप, वो सब जगह अलग अलग होता है। मतलब भौम जल का स्तर सभी जगह ऊपर नीचे रहता है। कहीं 60 फीट पे ही पानी मिल जाता है, कहीं 120 फीट पर मिलता है, कहीं 180 पे मिलता है, कहीं 280 पे मिलता है। ये सब पानी के कमी को ही दर्शाता है। जहाँ पानी अधिक है वहाँ 60 फीट पे ही हम लोगों को पानी मिल जाता है। और शहरों में चले जाइएगा तो 60 फीट पे पानी कहीं नहीं आपको मिलेगा, वहाँ 200 के नीचे ही जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पानी मिलेगा। यही इसमें भौम जल स्तर के बारे में बताया गया है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप ये क्या है, इसको ध्यान से जरा देखिए। एक आटा चालने की चलनी लीजिए। इसमें मिट्टी इस प्रकार भरे कि थोड़ा जगह खाली रहे। चलनी के नीचे समान गोलाई का कोई बर्तन रखिए। अब चलनी की खाली जगह में धीरे धीरे पानी भर दीजिए। कुछ समय के उपरांत फिर जल डालिए। प्रेक्षण कीजिए तो आप क्या पाते हैं? चलनी के ऊपर खाली हिस्से में जल नहीं है। यह कहाँ गया? यह जल रिसकर बर्तन में जमा हो गया। क्या इसी प्रकार गमले में लगे पौधे की जड़ों को पानी नहीं मिलता? क्या इसी प्रकार गमले में लगे पौधों की जड़ों
को पानी नहीं मिलता। अब देखिए ये इस उदाहरण से क्या समझ में आता है। एक चलनी में माटी क्या करते हैं, डाल देते हैं, उसके बाद ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी जल का रिसाव कर लेती है। रिसाव करने के बाद वो कहाँ, नीचे आके जो बर्तन लगाए हुए हैं उसमें गिर जाता है। यह हमको क्या दर्शाता है, यह यही दर्शाता है कि जो पानी जमीन पे गिरता है बारिश के माध्यम से या हम लोग जो बर्बाद करते हैं वो जमीन में जाता है। जमीन में जाने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे छन के नीचे जमीन के अंदर चला जाता है और फिर वही जमीन के अंदर जाता है छन के। मान लीजिए 1 लीटर हम पानी डालते हैं तो उसमें से 100 ग्राम नीचे भौम जल के रूप में चला जाता है और फिर वही ऊपर हम लोग आपको नलकूप के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौम जल, जल भर तथा भौम जल स्तर किसको कहते हैं? वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसाव करके भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देती है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्रोतोद्वहन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। जो हम लोग जल बर्बाद करते हैं और वो जल जमीन पे गिर जाता है और फिर क्या होता है, वो फिर रिसाव करके मिट्टी के माध्यम से, कंक्रीट के माध्यम से, फिर चट्टान वगैरह, उसके बाद जाके वो भौम जल में मिल जाता है। फिर वही चापाकल के माध्यम से ऊपर लाके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। आगे ये चित्र देखिए, ये चित्र को ध्यान से देखिएगा क्या दर्शा रहा है। ये इधर से जो आ रही है ये नदी है और ये देखिए ये बारिश का पानी भी है, ये भी आके नदी में मिल गया और ये आके यही आपका भौम जल है। भौम जल यही जमीन के अंदर आ गया। ये सब पहाड़ वहाड़ देख रहे हैं, मिट्टी है वो होगा, ऊपर नीचे चट्टान वगैरह होगा, उसके बाद ये पानी उसमें आके जमा हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं जल भर। और इसी में ऊपर से ये चापाकल आप लोग देख रहे हैं ना, चापाकल यही पाइप के माध्यम से नीचे लाते हैं और यही जो आके 60 फीट पर 120 फीट पे जो पाइप छोड़ दिया जाता है, मतलब वहाँ पे पानी मिल जाता है, वहाँ पे पाइप छोड़ दिया जाता है, तो फिर उसी पाइप के माध्यम से हम लोगों को पानी मिलता है। भौम जल, जल भार तथा भौम जल स्तर, भौम जल स्तर यही जब क्या होता है, पानी का उपयोग हम लोग अधिक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पानी रहेगा ही नहीं, तो यहाँ हम लोगों को पाइप के माध्यम से चापाकल में पानी आएगा ही नहीं, तो हम लोग फिर पानी के लिए तरसते रह जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। जल समाप्त हो गया। अब कल हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जंगल। जल और जंगल दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जंगल नहीं रहे तो जल भी नहीं रहेगा, इसीलिए अब इसके बाद हम लोगों को जंगल पढ़ना जरूरी हो गया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा कुछ शब्द जान ले। जल में जो था कठिन शब्द, उसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं। तो चलते हैं पेज पे। ये जल भर है, आपका क्या है, जल भर है। इसका मतलब होता है सतह, मिट्टी के नीचे कुछ चट्टान के परत होते हैं, उसमें पानी अवशोषित होते हैं। पानी का रिसाव जो होता है वो अवशोषित होकर उसी में इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम जल भर कहते हैं। भौम जल तो पता ही होगा, भूमि के नीचे जो जल होता है जो हम लोग यूज करते हैं उसे भूमिगत जल कहते हैं। उसके बाद हो गया ये ड्रिप, ये भी आप जानते हैं, सिंचाई करने वाला जो बताए थे। और ये हो गया मृद जल, जो जल पहाड़ वगैरह में, पहाड़ में, झील में ये जमा होता है बर्फ के रूप में, नदी में, नाला में, उसे हम लोग मृद जल कहते हैं। और ये आ गया एक जल संग्रहण,
इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद हो गया भौम जल स्तर, वाटर लेवल, जहाँ पर हम लोगों का जो वो ट्यूबवेल हलता है और जहाँ पर लेयर मिल जाता है, पानी मिल जाता है, वहाँ पर पाइप छोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं वाटर लेवल। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।